चंपारण सत्याग्रह। अगर बात करें इतिहास के वह कालखंड जिस कालखंड में पूरी तरह से पूरी भारतवर्ष पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित था, अंग्रेज जो चाहते थे वो हम भारतीयों से करवाते थे, क्योंकि टोटली भारतवर्ष को अपना उपनिवेश बना चुके थे, यूं कहें तो गुलाम बना चुके थे, एज ए सर्वेंट। अंडरस्टैंड? ऐसी कोई स्थान नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर अंग्रेजों ने अपनी वर्चस्व स्थापित न किया हो। ऐसा कहा जाता था अंग्रेजों के देश में कभी सूर्यास्त होता ही नहीं था। जब भारत का खोज हो गया तो विश्व के प्रत्येक स्थान से स्वीडिश कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी, डच कंपनी, डेनिश कंपनी और उसके साथ साथ पुर्तगाली कंपनी और साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी यहाँ पर अपना पैर पसारने की हक से अधिकार क्षेत्र को अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए यहाँ पर आ गए। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर अपनी प्रथम कारखाना खोला और उसके बाद से ही अनेकों अजीबो गरीब पूरी भारत को अपने अंडर कंट्रोल में कर लिया, पूरी तरह से नियंत्रण में कर लिया। परंतु हुआ क्या, बात करें उसी में से एक चंपारण सत्याग्रह है। ठीक है, बिहार का एक जिला, यूं करें अगर बात बिहार का तो टोटली 38 जिला है, टोटल डिस्ट्रिक्ट इक्वल टू 38। ठीक है, बिहार राज्य में कुल जिलों की संख्या 38 है और उन्हीं 38 जिलों में से एक है आपका पूर्वी और पश्चिमी चंपारण नाम का जिला। ठीक है, तो यहाँ पर अंग्रेज जबरदस्ती यहाँ के किसानों से नील की खेती करवाया करते थे। नील का खेती करना कोनो बड़ा बात नहीं था, बड़का बात नहीं था। ठीक है, परंतु होता क्या था कि एक बार नील की खेती कर लिया करते थे किसी खेत में, तो 2-4 वर्षों तक वो भूमि बंजर हो जाती थी। कोई भी फसल आप उसमें रोपिए पर फसल ही नहीं पनपता था, उगता ही नहीं था, क्योंकि पूरी तरह से भूमि बंजर हो चुकी थी। और अगर नील की खेती ना करते तो किसानों को जबरदस्ती अंग्रेज इतना मारते थे पूछिए नहीं, चौराहे पर नांगा करके मारते थे। क्यों नहीं करोगे आप नील की खेती? करना ही करना है। ठीक है, तो 1916 की बात है, 1916 में बिहार का एक किसान था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। इसकी मुलाकात महात्मा गांधी से 1916 में हुआ। ठीक है, इसने जाकर के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के किसानों की दयनीय हालतों के बारे में महात्मा गांधी से बखान किया। 1916 में महात्मा गांधी ने कहा कि ठीक है, हम इस समस्याओं पर गौर करेंगे। अच्छे से पढ़ने के बाद, चूंकि महात्मा गांधी उस समय के सबसे जाने माने बैरिस्टर थे, वकील थे, लंदन से पढ़ करके आए थे। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका में अपना कारनामा दिखा चुके थे। पिछली वीडियो में हमने आपको बतला दिया है कि दक्षिण अफ्रीका में उनके साथ क्या होता है, चलती ट्रेन से फेंक दिया जाता है, पर फिर भी जा करके लंदन के कोर्ट में वे अपील करते हैं कि मान लिया कि हम इंडियन हैं, हम ब्लैक हैं, हमें फर्स्ट क्लास एसी बोगी में बैठने की इजाजत नहीं है, फिर तुम्हारी टीसी ने हमें फर्स्ट क्लास रेलवे के इंजन का फर्स्ट एसी बोगी में बैठने के लिए सीट क्यों दिया? और यहाँ पर महात्मा गांधी इस केस में जीत जाते हैं। ठीक है, पूरी लंदन की सरकार उनसे माफी मांगती है। तो दक्षिण अफ्रीका में अपना कारनामा दिखला चुके थे, हालांकि इंडिया में अपना पैर पसारना ये चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि ऐसी कोई आंदोलन शुरू करे जिससे हमारी इंडिया में पूरी तरह से छवि बरकरार हो जाए, लोगों को मुंह पर मेरा नाम आ जाए, सभी लोग मुझे पूर्णतः जान जाए। और यहाँ से राजनीति में प्रवेश करते हैं महात्मा गांधी। 1916 में
होता क्या है कि महात्मा गांधी की मुलाकात राजकुमार शुक्ल नाम के किसान से होता है और उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी चंपारणों के किसानों के दयनीय हालत के बारे में बताया। वे बताया कि अगर जबरदस्ती हमसे नील की खेती करवाते हैं और नील की खेती अगर एक बार कर लिया जाए किसी खेत में तो 2-4 वर्षों तक वो भूमि बंजर हो जाती है। कोई भी फसल उसमें हम रोपते हैं तो फसल उगता ही नहीं है, भूमि टोटली बंजर हो जाती है। इतना ही नहीं, उस नील की खेती जब पक करके तैयार हो जाता है तो अंग्रेज उसे खरीद नहीं रहे हैं, अच्छा मुनाफा हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि उस समय जबरदस्ती नील की खेती भी करवाते थे और जब खेती से फसल तैयार हो जाता था तो नील को खरीद भी नहीं रहे थे, क्योंकि जर्मनी में एक आर्टिफिशियल नील की आविष्कार हो गया था तो उसकी मांग बाजार में बहुत हद तक हो गई थी। तो उसके आगे ये नील की खेती फीका पड़ जाता था तो किसानों को बहुत अधिक हद तक क्षति हो जाती थी। परंतु जबरदस्ती कलेक्टर जो वहां का था पूर्वी और पश्चिमी चंपारण का कहता था कि अगर तुम्हारे पास 20 कट्ठा जमीन है तो 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा जमीन में तुम्हें जबरदस्ती नील की खेती करना ही करना है। जब राजकुमार शुक्ल ने अपनी पूरी कहानी महात्मा गांधी को बतलाया तो महात्मा गांधी कहे कि ठीक है, हम इस मुद्दे को अपने अंडर कंट्रोल में लेते हैं, अगले साल हम आपके पास आएंगे। और 1970 में महात्मा गांधी किए क्या कि गुजरात से बिहार की पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के किसानों की स्थिति को समझा और फिर वहां से बिहार के लिए रवाना हुए। जैसे ही बिहार के लिए रवाना हुए, पटना जंक्शन पर कभी आप जाओगे तो 1917 में पहली बार पूर्वी और पश्चिमी चंपारण की यात्रा के दौरान महात्मा गांधी ने यहाँ पर उतरे पहली बार, ठीक है। इतना ही नहीं, जब वहां पर गए तो वहां का जो कलेक्टर था बहुत ही सख्त था। अपने साथ इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि जीरादेई जिला से बिलोंग करते हैं और अनुग्रह नारायण सिन्हा को लेकर के गए। ये तीनों लोग मिलकर के अंग्रेजी अफसर के ठीक बाहर बैठ गए धरना पर और एक अपील किया कागज पर एज ए लेटर लेकर के कि मेरा नाम ये है, हम इस मुद्दे को लेकर के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। गांव वालों से कहा गया कि आप इनका सहयोग करें। सभी ने महात्मा गांधी के साथ आंदोलन में भाग लेने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का दौर था और अंग्रेज बहुत ही सख्त कार्रवाई किया करते थे। चौराहा पर नंगा करके मारते थे अगर आप गलती में पकड़ा जाते थे तो, ठीक है। बहुत ही सख्त हार्ड पूरी तरह से कार्रवाई किया करते थे अंग्रेजों के द्वारा। तो सब लोग उनसे डरते थे, उनका खौफ था अंग्रेजों का। जब उनका खौफ था तो बहुत अधिक, किसी में इतनी साहस नहीं होती थी कि अंग्रेजों का मुकाबला कर सके, सीधा उनके मुंह बात कर सके। महात्मा गांधी ने कहा वो जवानी जवानी ही क्या जिसकी कोई कहानी ना हो, ठीक है। महात्मा गांधी ने बाहर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ बैठ जाते हैं धरने पर और महात्मा गांधी अपील में लिखते हैं कि हम बैरिस्टर हैं, कहाँ के, लंदन के। वो उस लंदन के वकालत से पढ़ करके वहाँ से हम बैरिस्टर बने हैं और वहाँ के अनुच्छेद इसमें लिखा गया है कि हम धरना पर हिंसा रूपी नहीं, अहिंसा रूपी हम धरना पर बैठे हैं, तो तुम हमारी खुद सहायता करोगे, पुलिस फोर्स दोगे हमें बचाने के लिए। वो पगला गया, कहा कि तो सही बोल रहा है और पुलिस आसपास इकट्ठा हो गई। लोगों ने सोचा महात्मा गांधी को मार करके भगाएगा, लेकिन महात्मा गांधी की रक्षा कर रहा था, ठीक है। कलेक्टर ने उनकी रक्षा करने के लिए कहा। कलेक्टर ने सोचा कि 2-4 दिन धरना पर बैठा रहेगा और ये भाग जाएगा, क्या होगा। परंतु उसे ऐसा पता भी नहीं था कि रातों रात देखिए बार बार व्यक्ति जीतता है ना तो उसकी हेडलाइंस बनती है, पर जो बार बार व्यक्ति हार करके जीतता है ना उसकी इतिहास बनती है। इतिहास में नाम उसका अमर होता है, स्वर्ण अक्षरों में उसका नाम लिखा जाता है, ठीक है। ये मायने नहीं रखता कि आप 10वीं पास कब हुए, इंटर पास कब हुए, कितनी मार्क्स लाए हो, आप में टैलेंट क्या है, आज की डेट में ये मायने रखता है।
टैलेंट हर जगह, हर माहौल में, एवरी एरिया में, और टाइमिंग भी बहुत मायने रखता है, वरना पता भी नहीं चलेगा कि चिड़िया कब चुग गई खेत। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने कहा आसपास के लोगों से, ये जो पुलिस फोर्स देख रहे हो मेरे चारों तरफ, ये मेरी सुरक्षा करने के लिए, ये मेरे को भागाने वाली नहीं है। गांव वालों ने सोचा अरे ऐसी बात है, सब धीरे 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 इकट्ठा होने लगे। उनकी धारणा पूरा गांव, पूरा शहर के लोग आकर के, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के लोग आकर के यहाँ पर आसपास में जमा हो गए, महात्मा गांधी के आंदोलन में भाग ले लिए। और कलेक्टर को हालांकि जब पता चला, महात्मा गांधी ने कहा कि आपकी जबरदस्ती करने से कोई भी किसान नील की खेती नहीं करेगा। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, ये खेत हमारा है, ये जमीन हमारा है, हमारी ये मातृभूमि है, इस मातृभूमि के हम बंदे हैं। और अब भला आपकी बात हम क्यों माने? आप कह दोगे नील की खेती करने के लिए हम नील की खेती करेंगे, क्यों? अगर खेती करते भी हैं तो हमारी भूमि बंजर हो जाती है, और ऐसा हम होने नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तब जाकर के कलेक्टर ने उनकी अपील को माना, स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, और उसके बाद से 1917 में पहली बार नील की खेती खत्म किया गया। उसके बाद से किसानों की छूट दी गई कि आप जो भी चाहे आप अपने खेतों में फसल उगा सकते हैं। अगर आप चाहे तो नील की खेती करें, अन्यथा न करें। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई आप पर दबाव नहीं डालेगा। ठीक है, तब जाकर के 1857 के बाद पहला ऐसा क्रांति हुआ कि 1917 में सीधा अंग्रेज भारतीयों के बात माने, भारतीयों के आगे झुक गए। ठीक है, अन्यथा इससे पहले अंग्रेज सीधा 1857 के बाद बीच में किसी की बात नहीं सुन रहे थे, किसी के मुद्दे को सीरियसली नहीं ले रहे थे। ये था हमारा चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह 1917 में खत्म होता है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे, इस चूंकि 20 कट्ठा जमीन है तो आपको 3 कट्ठे में नील की खेती करना होता था। अगर आप नहीं करते थे तो बहुत दंडित किया जाता था चौराहा पर आपको। ठीक है, तो इसलिए 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना होता था, और इसलिए इसे हम 3 कट्ठिया प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। कई बार आपके क्वेश्चन में पूछता है कि 3 कट्ठिया प्रणाली से क्या समझते थे, यही आपका 3 कट्ठिया प्रणाली है। तो ये था हमारा चंपारण सत्याग्रह। आशा करते हैं कि आपको हमारी इस वीडियो से चंपारण सत्याग्रह अच्छा से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर एवरीथिंग।